देखिए, आपके पीएससी के सीजीपीएससी उसके सिलेबस में अगर देखा जाए, खासकर पेपर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो एक साइड होता है आपका सीजी का पूरा जीएस, सीजी का पूरा जीएस। सेकेंड साइड अगर मैं बात करूं तो आप देखते हैं इंडियन जीएस, देखते हैं इंडियन जीएस, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज जिसको हम बोलते हैं सामान्य अध्ययन। अगर देखा जाए तो इसके 4 पिलर कहा जाता है, 4 पिलर, 4 स्तंभ प्रमुख। कुछ भी हो जाए लेकिन ये 4 में से प्रश्न जरूर आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, और एक आता है क्या आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी। मैं डील करूंगा यहां पर इंडियन हिस्ट्री को। अगर आपको पता होगा पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, सीजीपीएससी में पेपर 1 जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 क्वेश्चंस जो हैं, हर क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं? 2 नंबर के। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस कितने नंबर के हो जाते हैं? 200 मार्क्स। ये हो जाता है 50 क्वेश्चन, और यहां पर आता है लगभग लगभग 50 क्वेश्चन। और उस 50 क्वेश्चन में से लगभग जो है आपको 8 से 12 प्रश्न, 8 से 12 प्रश्न मिनिमम ये है, 8 तो आने ही आने हैं। लास्ट ईयर जो है 13 प्रश्न पूछे गए थे, 13। मैं ऑन एन एवरेज अगर देखूं तो कम से कम अगर बोला जाए तो 8, और ज्यादा बोला जाए अधिकतम तो 12। मतलब अगर आपने प्रतिशत थोड़ा सा भी देखो तो इस 50 का लगभग 20% तो अकेला कौन कवर कर देता है? आपका इतिहास कवर कर देता है। मतलब इसका भी अगर एवरेज निकाले, मतलब 10 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये 10 में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके पॉलिटी से जुड़ेगा, जो आपके ज्योग्राफी से जुड़ेगा, जो उसके इकोनॉमी से जुड़ेगा। और जितना अच्छे से आप क्या पढ़ते हो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज कहां होता है? सीजी के हिस्ट्री लिखने में होता है। अभी बताऊंगा कैसे रिलेट होता है सीजी का हिस्ट्री उसको। और पूरा पूरा फोकस कहां चले जाता है? अगर आपने इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसका प्रभाव दिखता है आपके निबंध लेखन में, क्योंकि कोई भी निबंध अगर देखते हैं तो वहां पर आप देखते हो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे आज हम लोग देखते हैं नारी सशक्तिकरण, ये मुद्दा जो है जब तक मेरे ख्याल से वो इक्वालिटी नहीं होगी महिला और पुरुष को लेकर, तब तक ये मुद्दा चलते रहेगा। जैसे अभी आपने सुना होगा कि स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 1% आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही संसद में भी 1%, सॉरी 1% बोल रहा हूँ, 1/3% क्या मिलेगा? संरक्षण, आरक्षण। सुना है ना ऐसा कुछ? तो उसकी शुरुआत कहां से हुई है ये? तो आप जाएंगे कहां? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर कहीं भी आपने सुना होगा तो आपने सुना है मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। वैदिक काल में बदलाव होते चले गया, और उस बदलाव में क्या है? बहुत सारा परिवर्तन आया। उस बदलाव में क्या है? बहुत सारा परिवर्तन। तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी पॉइंट अगर पढ़ोगे तो इतिहास को जोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो संविधान पढ़ोगे तो भी, क्योंकि संविधान जब पढ़ते हो तो कहां से पढ़ते हो कि संविधान बनना कैसे प्रारंभ हुआ, तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हो। ज्योग्राफी में कि यहाँ पर लोग क्यों रह रहे हैं, तो ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण। इकोनॉमी कैसे हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं इतिहास में, कि आज अगर आप देखते हैं कि मुंबई को भारत का कौन सा बोला जाता है? आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो उसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी आर्थिक गतिविधि वहीं से संचालित होती थी, वहीं से आवागमन होता था यूरोपियों का। समझ में? तो हर चीज के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है देखा जाता है। तो आप ये मान के चलिएगा, आप अगर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इधर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, यहां से हो सकता है 10 क्वेश्चन आए, यहां से हो सकता है लगभग 10 क्वेश्चन आए, यहां पर थोड़े कम हो जाते हैं, लगभग 6, यहां पर हो जाते हैं 4, लगभग लगभग, या हो सकता है या 8, 9, 10 भी होता है कभी कभी। लेकिन जो पैटर्न देखा जा रहा है, यहां और यहां से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इन दोनों से थोड़ा कम होता है। या ये मान के चले 8 क्वेश्चन, लेकिन यहां से 100% 4 क्वेश्चन रहेगा मिनिमम। 2021-22 में देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इकोनॉमी से, लेकिन पिछले साल क्या कर दिए? 4 क्वेश्चन दिए। तो मिनिमम मैं क्या लेके चल रहा हूँ? 4। सबको जोड़ेंगे तो लगभग 32 के आसपास पहुंच रहा है। अब इसमें करंट भी है, इसमें साइंस भी है। अब साइंस का पोर्शन ही इतना बड़ा हो जाता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईवीएस, टेक्नोलॉजी सब पढ़ना है। फिर आपका करंट अफेयर, तो कहीं ना कहीं मिलाकर आपका जो पूरा सिलेबस हो जाता है बहुत ब्रॉड हो जाता है। लेकिन अगर आपको केवल और केवल प्री क्लियर करना है, प्री क्लियर करना है, मेंस के लिए आपका पूरा चीज फोकस्ड है, पहले से सब कुछ मटेरियल रेडी है, तो सबसे मेन हर्डल जो होता है वो होता है प्री क्लियर करना।
क्योंकि बहुत तैयारी के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्या नहीं निकलता, प्री नहीं निकलता। तो आपको ज्यादातर फोकस करना है सीजी और दूसरी तरफ फोकस करना है कहाँ, इन 4 सब्जेक्ट्स में, क्योंकि यही पूरे पूरे आपको मेंस में उठा के मिलेगा। तो यहीं पर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो बाकी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बात करूं, हाँ, अब मैं अगर बात करूं इतिहास, इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इतिहास में आप क्या देखते हैं? अच्छा बताओ, इतिहास को पढ़ाया क्यों जाता है, क्यों जरूरी होता है इतिहास? बताओ, पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाता है, क्यों होता है, क्या होता है? पहले तो क्यों क्यों पढ़ाया जाता है? अगर इसकी बात अगर की जाए तो क्यों पढ़ाया जाता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे देखो, एक चीज यहां पर समझो कि हमारे कोई काम नहीं आने वाला हिस्ट्री। अगर देखा जाए आज हम जो जी रहे हैं इतिहास से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम इतिहास से क्यों पढ़ते हैं? तो हमारी जुड़ी हुई क्या, पूरी संस्कृति, हमारी सभ्यता, कल्चर हमारा पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा सिविलाइजेशन हमको दिखाई देता है कि हम कैसे थे, हम क्या बन रहे हैं। और अगर देखा जाए तो बच्चों को अगर सिखाते हैं तो क्या करते हैं? नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता, नैतिकता, ये सब देखते हैं ना। कि एक समय पे क्या था, एक सिकंदर नामक राजा था जिसका एक सपना था पूरे देश को जीतना है। उसने छोटी मोटी सेना तैयार की और उसके नेतृत्व क्षमता में क्या हुआ, उन्होंने अपने सैनिकों की हौसला बढ़ाया और हौसला बढ़ाते हुए पूरे देश को जीतते निकल गए। यूरोप जीता, फिर मिडिल ईस्ट जीता, फिर उसके बाद भारत तक पहुंचे। नैतिकता का मतलब क्या है कि एक समय पर जब अशोक के बारे में पढ़ते हैं और अशोक का कलिंग युद्ध पढ़ते हैं तो वहां पर अपने को पता चलता है कि कलिंग ने ऐसी स्थिति देख ली कि उसके अंदर की नैतिकता जाग गई, सही गलत का अर्थ उसने समझ लिया और उसने युद्ध की नीति त्याग दी। फिर उसके बाद जब मध्यकाल में आते हैं तो वहां पर मिलते हैं अकबर। अकबर ने भी धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, नैतिक वो धार्मिक सहिष्णुता। उसका मतलब यह है सभी धर्मों को समान महत्व देना है, सभी धर्मों का आदर करना है। आगे चलकर उसी पर वो इबादत खाने का निर्माण करते हैं, दीन इलाही नए धर्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वो सब नैतिकता दिखा रहा है। आधुनिक भारत में अगर जाके देखते हैं तो गांधी जी, एक समय पर उनको भी लगा कि अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, लेकिन उनको पता चल गया कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उनके अंदर की नैतिकता जागी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। और भी बहुत सारे लोग, युवा क्रांतिकारी, वो भी जागे थे। तो इन सब के कारण क्या है, हमको हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। और इसी कारण आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं जहां पर आपको नेतृत्व क्षमता प्रदान करना है, क्योंकि आप अगर जाओगे सीजीपीएससी क्लियर करोगे तो आपको लोगों को फेस करना है। कई कई योजनाओं में आपको ही मुखिया बना दिया जाएगा, तो आपको पूरे टीम को लीड करना होगा। जब आपके अंदर ऐसे गुण होंगे नहीं तो आपको टीम को लीड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इन सभी चीजें के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सब में क्या किया जाता है, और खासकर सिविल सर्वेंट वाले में, जैसे स्टेट पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सब में आपको क्या शामिल होता दिखेगा, इतिहास। समझ में आया? चलिए, इतना आपके दिमाग में चला गया होगा। लाइव क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब देखते हैं इतिहास जो है विषय के रूप में कब पढ़ा जाने लगा। इतिहास को विषय के रूप में कब शामिल किया गया? विषय किसने कहा? तो याद रखेगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी दार्शनिक है, फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर, दार्शनिक। इन्हीं क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने कहा कि जब तक हम भविष्य का निर्माण तभी कर सकते हैं जब हमें क्या पता हो, अपना अतीत पता हो। आज हम बोलते हैं ना हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार रखेंगे, तो वो संस्कार क्या बोलते हैं, हमको पता है ना हमारे पूर्वजों ने हमको क्या दिया है, हमारे माता पिता ने जो हमको सिखाया वही चीज हम क्या कर रहेंगे, बोलते हैं आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। तो हेरोडोटस का कहना यह है, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए इतिहास पढ़ना आवश्यक है। और इसी चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी। और इसमें पूरा डिटेल बताया था कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, इस सब चीज के बारे में। तो एक प्रश्न ये हो सकता है कि इतिहास को विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो हेरोडोटस को जाता है। कौन थे, तो यूनानी दार्शनिक थे और इन्हें क्या बोला जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है।
इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। समझ में आया यहां तक? अब जब आगे पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में जानना होता है, तो इतिहास का अर्थ अगर निकाला जाए, इतिहास के अर्थ को अगर समझा जाए, तो क्या बोला जाता है? इसको दो भाग में तोड़ा जाता है, इति प्लस हास। इति प्लस हास। इति का मतलब ऐसा, ऐसा, और हास का मतलब हुआ। मतलब इसको अगर तोड़ा जाए, ऐसा निश्चित रूप में हुआ, निश्चित रूप से हुआ, तो वो क्या बन जाता है? इतिहास। लेकिन क्या जो बीते समय में सारी घटनाएं जो है वो इतिहास कहलाएंगे क्या? ध्यान रखिए भाई, इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ है, कल भी हमारे आसपास में कोई ना कोई घटना हुई है, क्या वो सबके सब इतिहास की श्रेणी में आनी चाहिए? जो भी बीता हुआ है वो इतिहास का हिस्सा है मानते हैं, लेकिन क्या वो सबके सब इतिहास हो सकते हैं? नहीं। इतिहास का वह समय या वह घटनाएं जिसने आने वाले समय को क्या किया है? प्रभावित किया है। आने वाले समय को क्या किया है? प्रभावित। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, आज के समय को बस कुछ अंश को देखा जाएगा, लेकिन जिस दिन हम सेलेक्ट होंगे वो दिन याद रखा जाएगा। हमारे लिए तो सब दिन बराबर है, लेकिन हम अपने लिए कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? जिस दिन हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इतिहास की उन सभी घटनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं जो आने वाले समय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इतिहास की ऐसी घटनाएं या बीते हुए समय की या अतीत की ऐसी घटनाएं जिसने आने वाले समय को क्या किया हो? प्रभावित किया हो, सभी के सभी इतिहास। समझ में? और इतिहास जानने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? दो चीजों की। क्या क्या? इतिहास का ज्ञान अगर चाहिए तो एक होना चाहिए क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। क्या होना चाहिए? पुरातात्विक साक्ष्य होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए साहित्यिक साक्ष्य, या इसी को बोल सकते हो आप लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस। एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए क्या? रिटन एविडेंस होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे क्या किया जाता है? फिर इतिहास को बांटा जाता है। तो यहां से हमारा पहला क्वेश्चन बनता है क्या कि इतिहास किसे कहा जाता है या इतिहास क्या है? तो आप लिखेंगे इतिहास की, लिखवाऊंगा ना, पहले सुनते हैं, केवल पहले सुनना है। तो इतिहास की वे सभी घटनाएं जिसने आने वाले समय को प्रभावित किया हो। इतिहास। अतीत की वे समस्त घटनाएं जिसने आने वाले समय को प्रभावित किया हो, इतिहास है। इतिहास का अध्ययन करने के लिए पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य की आवश्यकता होती है। बस ये 2 नंबर का क्या बन जाएगा? आपका डेफिनेशन बन जाएगा। समझ में? क्वेश्चन लिखिएगा, जहां पर जरूरत रहेगा तो वहां मेंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको क्वेश्चन भी लिखवा दूंगा। तो जब आप प्री के बाद मेंस की अगर तैयारी करेंगे तो सारे वही क्वेश्चन आपको याद आएंगे, वही क्वेश्चन आपको क्या आएंगे? समझ आएंगे। लिखिएगा, लाइव क्लास में भी लिखिए, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? मैं एक बार बोल रहा हूं, जो सुने रहेंगे उसको अपने शब्दों में लिखिएगा। अतीत की वे समस्त, मैं बोल रहा हूं बस पहले सुन लो, लाइव क्लास में भी सुन लीजिएगा। मैं आपको हर एक आंसर नहीं लिखवाऊंगा, बस फ्रेमिंग बताऊंगा कैसे करना है। वही चीज छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में भी अप्लाई करना है आपको, अदर सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना है। की पॉइंट्स को पकड़ना है और उसको लिखना सीखना है, क्योंकि बाद में, अभी तो थोड़ा समय है अपने पास, है ना, अच्छे से पढ़ते हैं। और मेंस के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय 7 पेपर आपको देने हैं और हर पेपर में लगभग लगभग 5 सब्जेक्ट तो हैं मिनिमम। समझ में? चलिए सुनिएगा, अच्छे सुनिए, फिर अपने से ही लिखना है। अतीत की वे समस्त घटनाएं जिसने आने वाले समय को प्रभावित किया हो, इतिहास कहलाता है। इसे ज्ञात या इसे समझने के लिए पुरातात्विक और लिखित साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। समझ में? लिखो अपने से। अतीत की वे समस्त घटनाएं जिसने आने वाले समय को प्रभावित किया हो, इतिहास। जिसे समझने के लिए पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
जिसे समझने के लिए पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य की आवश्यकता होती है। लाइव क्लास में हो गया समीर, संजू, रानी और कौन कौन है? शोभित, भारती, रोशनी, कल्पना, पंकज, समीर, राम, ईश्वरी और भी उषा, आप सबको बोल रहा हूं ना। समझ में आया जो मैंने बोला? क्लियर है यहां तक? अब देखो, इन सोर्सेस के बेस पे क्या किया गया है, इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 भाग में बांट के पढ़ते हो, कौन कौन सा बताओ? क्या क्या बोलते हैं? इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं कि नहीं? क्या क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, इसके और इसके आधार पर, और लिखित साक्ष्य लिख देता हूं, ज्यादा सही है, सरल। लिखित साक्ष्य, इन दोनों के आधार पर क्या करते हैं हम इतिहास को क्या करते हैं, अलग अलग कालखंडों में डिवाइड करते हैं। अब देखो, अभी आप बोल रहे थे सर प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, वो भी है, लेकिन इतिहास में एविडेंस के बेस पे, सोर्स या साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। एक भाग को क्या बोला जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, या इसी को बोलते हैं प्राग काल। इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है? इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। अगर इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज। सेकेंड वाला जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिक एज। एज या एरा। और एक होता है क्या आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, एरा या एज। पीरियोडिक हिस्ट्री, पीरियोडिक हिस्ट्री, पीरियोडिक हिस्ट्री। हाँ देख सकते हैं ना बाद में भी। अब यहाँ पर देखो, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो सब मिल जाएगा, पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये वो समय है जब आपको क्या मिलता है, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। अब पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या है? या आपको मिले पत्थर के औजार या अभिलेख, है ना, या इसी में बोल सकते हैं सिक्के, और होता है स्मारक। ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुरातात्विक, जब हमको उत्खनन या छानबीन के द्वारा जो मिलता है। फिर लिखित साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं क्या, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जैसे कुछ धार्मिक ग्रंथ आ जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ में वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सारे। कुछ गैर धार्मिक ग्रंथ होंगे। गैर धार्मिक ग्रंथ मतलब जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, गैर धार्मिक है, धर्म के बारे में नहीं बताया गया, प्रशासन मिल जाता है उसमें। मेगास्थनीज की इंडिका, मौर्य प्रशासन की जानकारी। बाण भट्ट का हर्षचरित्र, हर्षचरित्र के बारे में और उसके पिता के बारे में जानकारी मिलता है। और कुछ विदेशी विवरण, विदेशी यात्री, विदेशी यात्रियों की अगर मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले चीनी यात्री फाहयान, फाहयान फोकोकी की रचना की थी। फिर आप सुनते हैं क्या, वेनसांग, वेनसांग का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने सियुकी की रचना की थी। तो उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है, किस राजा के बारे में कैसा लिखा गया है, तो वो सबके सब क्या आ जाएंगे, साक्ष्य में आ जाएंगे। अब ऐसा समय जहां से केवल और केवल क्या मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। कौन क्या मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य। किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य के प्रमाण नहीं मिलते। कौन सा समय कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। कौन से काल का अध्ययन करते हैं? पाषाण काल का। क्लियर? फिर इसके बाद इतिहास का वह कालखंड जहां से आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन ये लिखित साक्ष्य है ये पढ़ा नहीं जा सका है। ये क्या है? पढ़ा नहीं जा सका है। तो अगर ये पढ़ा नहीं जा सका है तो ये क्या है? पढ़ा नहीं जा सका है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्या नहीं किया जा सके अभी तक? पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ते हो? सिंधु घाटी पढ़ते हो।
सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिखना आता था, लेकिन जो उनकी लिपि है वो चित्रात्मक है, फोटो पिक्टोग्राफी लिपिक, मतलब वो क्या इमेज के फॉर्म में लिखते थे, है ना। कुछ भी लिखना होगा तो वो किसी चीज का चित्र बनाकर लिखते थे, चित्र बनाते हुए, इसी कारण क्या बोला गया है, पिक्टोग्राफिक वो स्क्रिप्ट बोला गया है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या चित्रात्मक लिपि। इस कारण उसको अभी तक पढ़ा जाना संभव नहीं हो पाया। उनको लिखना पढ़ना सब आता था, लेकिन उनकी लिपि को आज तक हम समझ नहीं पाए, डिकोड नहीं कर पाए। इसी कारण क्या है, लिखना तो उनको आता था लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। हाँ, भाव चित्रात्मक बोलते हैं। फिर उसके बाद इस वाले स्टेज में क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, और उसे पढ़ पाना क्या है, संभव भी हो पाया है। तो इसके अंदर कहां से कहां तक का स्टडी करते हैं, तो वैदिक काल भी लेते हैं, चाहे तो आप वैदिक काल ले लो, वैदिक काल से लेकर पूरा वर्तमान समय लेना है, पूरा वर्तमान का समय। पूरे वर्तमान का समय जो है ये क्या हो जाएगा आपका, किसके अंतर्गत आएगा, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है वो सुनिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन इतना ही है, इतने को ही मिलाकर आपको क्या करना है, लिखना होता है। इतने को ही मिलाकर क्या करना होता है, लिखना होता है। तो ये क्या है, इतिहास का कालखंड है, इतिहास का कालखंड। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आपका आंसर कैसे बनेगा, इतिहास का वह कालखंड जहां से केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्यों का अभाव होता है। प्राग या प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। समझ में, यही ये जो की पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसी को उठा के अपना आंसर लिखना सीखना है धीरे धीरे करके। तो एक क्वेश्चन लिखो अपने से, प्राग ऐतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए। लाइव क्लास में जितने भी हैं सब लिखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए। लेकिन मैं संविधान पढ़ाऊंगा, उसके परिप्रेक्ष्य अब मैं लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग उसे कंपेयर करके आगे वाले लिखिएगा। इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जहां से केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य सॉरी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य का अभाव होता है, लिखित साक्ष्य का अभाव होता है। प्राक या प्रागैतिहासिक काल कहलाता 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 है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि आपको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल लिखना है, क्या थोड़ा बहुत आइडिया है आपके पास क्या लिखना है, कैसे आ जाएगा? इतिहास का कालखंड जहां से पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं, परंतु लिखित साक्ष्यों को अब तक पढ़ा जाना संभव नहीं हो पाया। आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। फिर इसमें क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक काल मतलब वह कालखंड जहां से पुरातात्विक लिखित साक्ष्य दोनों और लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जाना संभव हो पाया, ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक का अध्ययन करते हैं। यहां तक समझ में? ठीक। अब यहां से क्या कहानी चलती है, हमको पढ़ना पड़ता है एक कैलेंडर को, जैसे ईसा पूर्व, ईसवी, इसमें कोई दिक्कत है? जैसे अभी देखो, जैसे हमको पढ़ना है एक संवत को,
संवत कौन सा? ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन संवत या कैलेंडर, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसी को? कैलेंडर बोल देते हैं संवत। अब एक्चुअल में क्या है, जैसे अभी हम लोग कहां पर हैं? 2024 में, 2024 में, और ये 2024 नहीं है, इसके आगे लिखना पड़ेगा हमको ईसवी। ईसवी इंग्लिश में बोलते हैं इसी को 2024 एडी, एना डोमिनी, डोमिनी। तो एना डोमिनी का मतलब ये होता है ईसा के काल से। हुआ ये था 17th सेंचुरी में एक पोप गैगरी थे, उन्होंने हिसाब किताब करवाया कि हमारे ईसा मसीह का जन्म कब हुआ होगा करके। तो उस समय से लगभग 1700 वर्ष पहले एक जन्म का डिसाइड हुआ। तो इस समय क्या हुआ, 1700 के आसपास में वो जन्म डिसाइड हुआ, जो आज से लगभग कितना होगा पुराना? 2400 साल पुराना हुआ। तो यहां से जो भी समय आया उसको बोला गया ईसवी, उसको डिनोट किया गया एडी, या आज अगर डिनोट किया जाता है तो सीई बोला जाता है। सीई क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ बाद में, सीई क्यों बोलते हैं वो बताते हैं। तो क्या हमारा जो मानव सभ्यता है क्या इसी समय आया था क्या? आज से 2400 साल पुराने आया था क्या? नहीं ना, मानव सभ्यता यहीं से चालू हुई क्या आज से 2000 साल पहले? नहीं, ये तो हजारों वर्षों का इतिहास है, कई सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। तो यहाँ पर क्या है, इधर वाला जब ये वन, जब ईसा का जन्म हुआ था, जब ईसा अस्तित्व में आए थे, उससे पहले वाला समय को क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व। इसी को बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। इसी कारण लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट है उनके आने के पहले वाला समय क्या कहलाता है? ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। अब देखो, अगर इधर मैं समय में बढ़ूंगा तो 100 साल होगा, इधर बढ़ूंगा तो 200 साल होगा, इधर बढ़ूंगा तो 300 साल होगा, 1000 साल आएगा, 2000 साल होगा, और वैसे ही क्या आया आपका? 2024 आया। अब याद करो, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अगर जीरो के इधर जाते हैं तो क्या होता है? उल्टा में चलता है, इधर 100 होगा, इधर क्या होगा? 200 होगा, इधर 300 होगा। समझ में? तो अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो मौर्य जो साम्राज्य सुना होगा आपने, मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य में क्या होता है उसका टाइम पीरियड बताने की कोशिश करूं तो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व में है। तो ईसा पूर्व का मतलब याद रखो, ये जीरो से लगभग 2000, ये यहां पर 322, ये कहीं पर ऐसा चालू हुआ 322 में, और कब तक चला ये? 185 ईसा पूर्व तक। तो ये जो टाइम पीरियड है ये मौर्य का था। समझ में? और वो क्या रहेगा? रिवर्स में दिखेगा हमको नंबर, क्योंकि ये यहां पर चालू हुआ और हम इधर बढ़ेंगे। कब तक बढ़ेंगे? जब तक कि जीरो या ईसवी का समय नहीं आएगा, यहां से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं गुप्त का बात करूं, गुप्त में अगर लिखूं तो गुप्त का जो समय है कब से ले सकते हैं हम? 240 से लेते हैं, 240 से 550 ईसवी तक लेते हैं। तो ये टाइम पीरियड को समझो, 240 मतलब यहां कहीं चालू हुआ है और यहां कहीं पर क्या हुआ होगा? खत्म होगा। ये गुप्त का टाइम पीरियड। समझ में आया? लाइव क्लास में कैलेंडर को लेके कोई दिक्कत तो नहीं है? ईसा पूर्व ईस्वी को लेके ये बताओ, कोई डाउट होगा तो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आप बताओ, है तो बताओ, क्योंकि फिर से बताते हैं। जैसे आज हम 2024 पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो 2024, कहीं ना कहीं तो जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो 1 से स्टार्ट हुआ होगा। तो आज से 2024 साल पहले चलते हैं, तो माना जाता है कि यहां पर क्या हुआ है? इसका ईसा मसीह अस्तित्व में आया, ईसा मसीह का जन्म हुआ है। समझ में? तो क्या ईसा मसीह के पहले कोई और व्यक्ति था ही नहीं क्या? बुद्ध का नाम लो तो गौतम बुद्ध तो और पुराने, फिर उसके बाद सिकंदर, फिर अरस्तु, वो लोग तो और पुराने, सिंधुवासी और पुराने। तो ऐसा तो नहीं है वो नहीं थे। तो इनके बाद में जो भी समय आया उसको क्या पुकारा गया? ईसवी पुकारा गया। और इसके पहले वाले समय को क्या बोला गया? ईसा पूर्व बोला गया। और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? ई और पूर्व, ऐसा। इंग्लिश में क्या हो जाता है? बिफोर क्राइस्ट, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा के पहले के समय को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व।
और यहाँ पर क्या चलता है, नेगेटिव में चलता है समय। जैसे आपको याद होगा, आप अगर एक्स एक्सिस वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो ये क्या होता था, अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लिखते थे, कुछ याद है? लेकिन इधर क्या लिखते थे, -1, -2, -3, ऐसे ही चलता था ना। बस यहाँ पर भी वही है, लेकिन माइनस ना होकर यहाँ पर क्या लिख दिया है, ईसा पूर्व, और इधर लिख दिया है क्या, ईसवी। समझ में आया? ये माइनस नहीं है यहाँ पर, बस वहां पर उसको क्या लिख दिया है, ईसा पूर्व लिख दिया है। और अगर आगे बढ़ेंगे आप इस दिशा में तो हमेशा आपको नंबर क्या दिखाई देंगे, घटते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो वही देखो, नंबर यहाँ से आपको घटते हुए दिखाई देंगे, कहां तक, जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं हो जाता। समझ में? अब थोड़ा ध्यान देना कि हमारा जो इतिहास है बहुत लंबा है, बहुत पुराना है, लेकिन हमारे इतिहास में क्या हुई, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, और उसमें से दो बड़ी घटनाओं को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दो बड़ी घटनाओं को हम क्या देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक है जब पहला भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है, एक जब भारत में पहला क्या होता है, मुस्लिम आक्रमण होता है। दूसरा जब एक बड़े मुस्लिम शासक की मृत्यु होती है। समझ में? ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूं तभी आप लोग उसको समझ पाओगे। तो हमारा जो पूरा इतिहास है एक पूरे टाइमलाइन में चल रहा है ना, एक पूरे टाइमलाइन में चल रहा है। एक बड़ी घटना हुई 712 ईस्वी में। कब हुई? 712 ईस्वी में। तो यहां पर हुआ प्रथम मुस्लिम आक्रमण। इसको उल्टा लिखता हूं ना, इसी को फिर अभी बताऊंगा। 712 ईस्वी, ईस्वी का मतलब किधर जाएगा बताओ, उस तरफ जाएगा कि इस तरफ आएगा, है ना? एडी जिधर लिखा हूं उधर आएगा, मतलब 700 का मतलब यहीं आसपास आएगा, 700 के आसपास। समझ में? इस तरफ आएगा। तो ये जो 712 है, तो यहां पर हुआ प्रथम मुस्लिम आक्रमण। किसका? मोहम्मद बिन कासिम, अरब आक्रमण ना, मोहम्मद बिन कासिम। तो एक ये बड़ा घटना माना जाता है। दूसरा बड़ा घटना माना जाता है कौन सा, 1707 को, ईस्वी को। तो ये भी 1707 बहुत बात का है। और इस समय माना जाता है जो बड़े एक मुस्लिम शासक हुआ करते थे, औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु। तो ये दो बड़े घटने हैं, और ये दो बड़े घटनाओं के इससे पहले वाला समय हमको क्या पढ़ते हैं, इसमें प्राचीन काल पढ़ते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, प्राचीन, प्राचीन भारत के इतिहास। इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, मध्य भारत के इतिहास। और इसके बाद में है उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज ओवरटेक करेंगे। अब यहाँ से औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेज ज्यादा क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, क्योंकि और उनको कोई टक्कर देने वाला होगा नहीं। धीरे से बंगाल पर कब्जा करेंगे, फिर उसके बाद मद्रास पर तो उनका ही रहेगा, बंगाल, फिर बंबई, फिर उसके बाद पंजाब, और उत्तर भारत को धीरे धीरे कब्जा करेंगे। तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, 717 से। कौन सा समय? हाँ, 1707 से क्या हो जाएगा, आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी अगर घटनाएं देखते हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत घटनाओं को बताने की कोशिश करूं, तो देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता। या और पहले अगर बात करूं तो पाषाण काल, इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल। एकदम ओवरव्यू दे रहा हूं ना, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रहिएगा। फिर सिंधु सभ्यता के बाद हम क्या पढ़ते हैं, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। फिर यहां से क्या आ जाएगा, महाजनपद, महाजनपद। फिर आएगा मौर्य, मौर्य, शुंग, शुंग, कण्व, कण्व। फिर आएगा सातवाहन, सातवाहन। विदेशी आक्रमण नहीं बता रहा हूं, यहीं से आएगा क्या, गुप्त। फिर गुप्त के बाद वाला, है ना, जैसे राजपूत काल यहीं पर पढ़ेंगे अपन, राजपूत काल, दक्षिण भारत। तो वो पूरा दक्षिण भारत के, जैसे चेर चोल पांड्य आपने सुना होगा, राजेंद्र चोल, वो सारा जो है गतिविधि इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इस वाले चरण में क्या पढ़ते हो आप, सबसे पहले पढ़ते हो क्या, जो मुस्लिम आक्रमण हुए भारत में, मुस्लिम आक्रमण, वो पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। फिर आता है क्या, दिल्ली सल्तनत के बाद बीच में और भी घटनाएं होती हैं, जैसे विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, फिर मुगल, मुगल।
फिर यहीं पर क्या पढ़ते हो, शिवाजी वाला समय पढ़ते हो। मराठा को दो फेज में पढ़ते हैं, एक तो शिवाजी और पेशवा, और यहीं कहीं भक्ति आंदोलन चल रहा होता है, भक्ति और सूफी आंदोलन। तो ये एक ओवरव्यू है कि हाँ इधर वाले सेक्शन में ये सब पढ़ना है, इधर वाले सेक्शन में ये सब पढ़ना है, ये बस आप माइंड में रखिएगा। हाँ मतलब इन ड्यूरेशन में, मतलब इसके बीच में मध्य इतिहास में बोला जाए तो ये सारी घटनाएं हो रही है, प्राचीन इतिहास में ये सारी घटनाएं हो रही है। आधुनिक में देखते हैं क्या, यूरोपीय आगमन, यूरोपीय आगमन हो रहा है। फिर धीरे धीरे यूरोपीय अपना क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कौन, ब्रिटिश। ब्रिटिश पहले सबको हराएंगे, फ्रांसीसी को हराएंगे, पुर्तगीज को हराएंगे, डच को हराएंगे, डच को बेदरा के युद्ध में, फ्रांसीसी को कर्नाटक के युद्ध में, पुर्तगीज को तो स्टार्टिंग में ही हरा देते हैं, वो होता है स्वाली का युद्ध। सबको हराएंगे और ब्रिटिश कब्जा करेंगे। तो ब्रिटिश नीतियों को देखेंगे, मेन किसको देखना है, ब्रिटिश, कि उसने युद्ध कैसे किया, भारतीय राजाओं को हराया ना उसने। फिर उसके बाद क्या किया, राजाओं को हराने के बाद क्षेत्र में क्या किया, कब्जा किया, और भू राजस्व नीति, कौन कौन सा, बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब आप सुनते हैं, वो सारा। फिर उसके बाद उसने प्रशासनिक नीति भी चलाई, प्रशासन भी किया, और प्रशासन करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत सुना होगा, सहायक संधि, हड़प नीति, थोड़ा बहुत याद होगा, सुना बस है ना, बस ये याद होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता में इसका विरोध होना शुरू होगा, तो भारतीय जनता कहीं ना कहीं इसका आगे चलकर क्या करेगी, विरोध करेगी। और विरोध में एक तरफ हम देखते हैं कि सेना विरोध करेगी, मतलब लोग विरोध करेंगे, तो 1857 की क्रांति होगी। फिर कहीं ना कहीं इनके विरोध में कौन सामने आएगा, किसान आंदोलन होता है, फिर मजदूर आंदोलन होता है, और कहीं ना कहीं जनजाति के लोग भी इससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो कुका आंदोलन, कोल आंदोलन, ये सारा का सारा क्या है, ये सब देखेंगे। उनका प्रभाव भारत में यूरोपीय आगमन 1398 ना, वास्को डी गामा, वहां से होता है। लेकिन वो जब भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना जब चालू करते हैं, इसलिए वो स्टार्टिंग में संजू 1400 के आसपास में आ चुके थे। 1398 में तो तैमूर लंग आते हैं ना, 1498 होगा वो, 1498 मतलब 15वीं शताब्दी में क्या आते हैं, यूरोपीय का आगमन होता है। सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगीज, है ना, पुर्तगीज, वास्को डी गामा, सबसे पहले वही आते हैं, वही सब तामझाम शुरू करते हैं। 1494 के आसपास में स्पेन के निकलते हैं निकोलस कोलंबस, लेकिन भारत नहीं पहुंच पाते। भारत पहुंचते कौन, वास्को डी गामा, 1498 के आसपास में, 15वीं शताब्दी में। तो उस समय केवल और केवल व्यापारी थे, इस कारण उसको मध्य भारत में नहीं पढ़ते। जब उनका भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ जाता है, तब जाकर उनको पढ़ना चालू करते हैं। इस कारण हम उसको कहां पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत में। तब क्यों पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत में। तो कहीं ना कहीं विरोध हुआ, और भारतीय जनता ये समझ जाएगी कि अंग्रेज हमारा कहीं ना कहीं फायदा उठाएगा। तो उसके बाद आप देखते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है कब, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 पहला मीटिंग होगा, है ना, यहां से। अब इसके भी कई चरण हैं, जैसे पहला क्या है, उदारवादी, फिर उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, और फिर आएगा गांधीवादी, गांधीवादी चरण। बीच में और भी है, क्रांतिकारी चरण भी आया था, वो अलग था कांग्रेस से। और धीरे धीरे लास्ट में हमको 15 अगस्त 1947 क्या मिल जाएगा, हमको आजादी मिल जाएगी। तो ये क्या है, बीच में जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी उनको मैंने बताने की कोशिश की। उदारवादियों के समय में बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती, कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती। बंगाल में जब अकाल पड़ा रहता है उसका उल्लेख होता है उदारवादी में। 1905 तक का समय जो है, 1885 से 1905 तक का समय वो उदारवादियों का है। लास्ट में होते हैं इनके बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं, लेकिन विरोध में कौन से प्रकार का कार्य करना है, इसको लेकर दोनों में मतभेद होता है, उदारवादी उग्रवादी। तो तभी यहीं से क्या, 1905 से लेकर 1920 तक उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव रहता है। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे बंगाल विभाजन, आगे चल के होम रूल लीग आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, वो सब होगा। और गांधीवादी आंदोलन में क्या होता है, असहयोग आंदोलन से पहला जन आंदोलन शुरू होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वहां तक पूरी कहानी पहुंचती है। बीच में और 2-3 कहानी है, कौन कौन सी, क्रांतिकारी, सुभाष चंद्र बोस, इनका अलग चल रहा है। बीच में क्रांतिकारियों के द्वारा कुछ घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जैसे काकोरी षड्यंत्र केस आपने सुना होगा, काकोरी कांड सुना होगा, वो सब।
थोड़ा बहुत आपको समझ में आया क्या? तो ये जो है, ये मैंने आपको केवल ओवरव्यू बताया है। जैसे आपको इससे पहले मैंने क्या बताया था, ये आपको संवत बताया। संवत से पहले मैंने आपको बताया कि आपके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या बोल के? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये सब हुआ। इसके बाद मुझे बताना था आपको कैलेंडर का समझ होना चाहिए। कैलेंडर का समझ में आया। फिर उसके बाद ये मैंने बताया कि ये जो 712 ईस्वी के पहले जो भी रहेगा वो उसको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का पूरा जो समय है वो मध्य भारत के इतिहास है। और 1707 के बाद से आधुनिक में, मतलब उसके बाद का समय क्या माना जाता है? आधुनिक काल माना जाता है। तो अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे 1707 तक, 1712 तक, सॉरी, तो 712 तक वो पूरा का पूरा जो समय होगा वो क्या होगा? प्राचीन भारत के इतिहास। तो उसमें जो पहला कड़ी है, क्या पढ़ना है हमको? पाषाण काल। समझ में? हेडिंग डाले पाषाण काल। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो खींच लेना या लिख लेना, बस समझने के लिए। समझ में आया? आगे देखिए। तो ये जो हमको क्या पढ़ना है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज पढ़ना है। प्री हिस्टोरिक एज। तो ये जो प्री हिस्टोरिक एज है, ये भारत में, अब मैं याद रखो, राम शरण शर्मा, इनके बुक को रिफर करके बता रहा हूं। नेशनल लेवल की बुक है, एनसीईआरटी फॉलो करता है इसको। अगर मैं उनके हिसाब से बात करूं तो इनके अनुसार से भारत में प्रागैतिहासिक काल का जो समय है 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। अब सोचो ये उल्टा चल रहा है कि नहीं? 6 लाख बड़ा संख्या और 10,000 साल। अगर मुझे क्या करना है, इसको टाइमलाइन में बताना होगा, तो टाइमलाइन में कैसे चल रहा है अभी? ये 0 या 1, यहाँ पर क्या है? 2024 है ना? तो यहां से कई साल पहले 6 लाख से चालू होकर यहाँ 10,000 तक का समय जो है वो क्या है आपका? प्रागैतिहासिक काल या प्राककाल। समझ में? मतलब इससे कितना दूर है? बहुत ज्यादा दूर है। बहुत पहले से भारत में क्या चल रहा है? प्रागैतिहासिक काल। 6 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो पूरा समय है, ईसा पूर्व बोल रहा हूं ना, मतलब 0 नहीं आए हैं, है ना? 0 नहीं आया, मतलब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है, ये पूरा क्या है? ईसा पूर्व है। और 0 आएगा ईसवी। तो मतलब हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। समझ में? बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। और उस बहुत पुरानी बात में इस पूरे कालखंड को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। एक बोला जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तो ये होता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। सेकंड बोला जाता है क्या? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज। और थर्ड बोला जाता है क्या? आधुनिक काल। सॉरी, आधुनिक काल बोल रहा हूं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक एज। क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक एज। क्या बोल देते हैं? न्यूलिथिक एज। तो क्या भारत में कोई भी आया होगा उसको पाषाण काल का साक्ष्य मिल गया होगा क्या? एक एक पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे हम लोग भी नदी किनारे जाते हैं, कोई पुराने स्थल में जाते हैं, तो हमको अलग अलग प्रकार के पत्थर मिल जाते हैं। चिकने पत्थर, ऐसा लगता है कि किसी ने धार किया होगा, किसी ने किसी प्रकार से यूज किया होगा इसको, तो ऐसी जानकारी है। लेकिन हम उसको प्रूफ कर सकते हैं क्या उस समय? नहीं, हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि ये सही में इतना पुराना है क्या। उसके लिए कौन चाहिए? आर्कियोलॉजी चाहिए, आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए, मतलब पुरातत्व विशेषज्ञ चाहिए। तो हुआ क्या, इसको लिखे रहिएगा, साइड में थोड़ा सा लिखिए कि बहुत समय पहले 1842 में एक डॉक्टर थे, ब्रिटेन से भारत आते हैं। ब्रिटेन से ही क्यों आएंगे? क्योंकि भाई ब्रिटेन का ही तो कब्जा था भारत में। तो ब्रिटेन से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है डॉक्टर प्राइमरोज। क्या नाम रहता है? डॉक्टर प्राइमरोज। ये भारत में कहा जाते हैं? कर्नाटक। और कर्नाटक का एक जगह है जिसका नाम है रायचूर। क्या नाम है? रायचूर। और रायचूर में घूमते हुए इनको क्या मिलता है? एक प्रकार का पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? पत्थर।
और पत्थर को थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं, क्योंकि उस समय तो ऐसा नहीं था, आधुनिक औजार हथियार नहीं थे कि तुरंत उसका कार्बन डेटिंग कर दें, अपन तुरंत बता दें कितने साल पहले इसका यूज होता था। ये तो पता चल रहा था उनको कि ये जो है पुराना पत्थर है और इसका लोग पहले इस्तेमाल करते होंगे। ये बताने में क्या थे, असमर्थ थे, उस समय तुरंत नहीं बता पाए ये पत्थर कितना पुराना था। लेकिन बाद में बहुत स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि ये क्या है, एक्चुअल में पाषाण काल का, पाषाण कालीन क्या है, औजार, पाषाण कालीन क्या है, औजार। लेकिन इस समय भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो पुरानी चीजों को क्या कर पाए, देख रेख कर पाए या स्टडी कर पाए या रिसर्च कर पाए। इस समय क्या होता है, फिर इसके लगभग 19 साल बाद 1861 में क्या होता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन होगा। और इस समय जो वायसराय जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, कैनिंग। याद करो 1857 की क्रांति होती है, डलहौजी चले जाते हैं, डलहौजी के जस्ट बाद कौन आते हैं, कैनिंग। और कैनिंग के समय ही क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के बाद स्थिति को संभालते हैं और आगे चलकर क्या होता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन करते हैं। और इसके पहले महानिदेशक कौन बनते हैं, प्रथम, हाँ वेरी गुड, महानिदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं, महानिदेशक कौन होते हैं, अलेक्जेंडर। इन्हीं को बोला जाता है ना जनक, किसके जनक, भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर या फादर कौन है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। एक इंजीनियर रहते हैं, एक इंजीनियर रहते हैं, और क्या इनको खोजबीन करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो उसी दौरान क्या करते हैं, इनको जब पता चलता है कि भारत में पाषाणकालीन कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो उसको ढूंढने के लिए क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट को इन्वाइट करते हैं भारत। तो ये समझ में आया कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन होता है। पहले महानिदेशक कौन होते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें क्या माना जाता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक माना जाता है। अब अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते हैं कि भाई भारत में अगर ऐसे साक्ष्य मिले, देखो इनको कोई अपॉइंट किया गया था क्या, ऑफिशियल थे क्या, नहीं, ये ऑफिशियल नहीं थे। ऑफिशियल किनको बोला जाएगा कि आमंत्रण पत्र भेजा गया 1963 में, किसको, एक विशेषज्ञ थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनको बुलाया गया। और इनको, ये कौन थे, तो याद रखिएगा भूवैज्ञानिक। भूवैज्ञानिक का मतलब भाई चट्टानों के जानकार, पत्थरों के जानकार, साथ में पुराविद। पुराविद का मतलब है पुरातत्व विशेषज्ञ, पुरातत्व विशेषज्ञ। तो इनको बुलाया गया और ये भी बोले ठीक है भाई आते हैं। और ये आए और कहाँ गए, तमिलनाडु गए। कहाँ गए, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का एक जगह है जिसका नाम है पल्लवरम। कौन सा जगह है, पल्लवरम। और पल्लवरम में जैसे ही ये खोजबीन स्टार्ट करते हैं, वैसे ही इनको क्या मिलता है, एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है। अब पत्थर की कुल्हाड़ी का मतलब ये मत समझिएगा कि जैसे हम कुल्हाड़ी देखते हैं वैसा नहीं, वो क्या है, कुछ ऐसे पत्थर थे जैसे ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे ठोकने वाले। तो एक प्रकार का यहां से ऐसे देखा जाए तो ये जो ठोका जा रहा है वो क्या है, एक प्रकार का कुल्हाड़ी जैसा ही है। तो ऐसे क्या मिले, पत्थर मिले, जिसको हाथ से पकड़कर क्या है, किसी चीज को कूटने का, चलने का ऐसे आभास हो रहा था। इसी कारण इसको बोलते हैं हैंड एक्स, हस्त कुठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं, हस्त कुठार। अब हस्त कुठार का मतलब हाथ से पकड़कर चलाने वाला पत्थर, तो हस्त कुठार। तब जाकर किसको बोला जाता है, भारत में, अब ध्यान देना, भारत में पाषाण काल के जनक, ध्यान रखना, भारत में पाषाण काल के अनुसंधान करता या खोज करता, अनुसंधान करता या खोज करता किन्हें बोला जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। क्योंकि इनको अपॉइंट किया गया ना ऑफिशियली, बनाया तो चीजें तो कई सारी मिली होगी, ये भी इन्होंने बताया था, लेकिन इनको अपॉइंट नहीं किया गया था, ये कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं थे। ऑथराइज्ड पर्सन ये थे, ये अपना पूरा रिपोर्ट कहाँ सबमिट करते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग। और भारतीय पुरातत्व विभाग उसे उस बात को क्या करता है, प्रमाणित करता है कि हाँ भारत में क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन या पाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर भी पुराने समय में लोग रहे होंगे। समझ में आया क्या, तो सीक्वेंस समझ में आया। 42 में पहले डॉक्टर पेरेंग्रोज आए,
मिला इनको, लेकिन रिसर्च करने में बहुत समय लगा। 1861 में भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग किनके द्वारा हुआ? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से हुआ, इस कारण इनको जनक बोला जाता है। और किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। 2 साल के बाद ही किसको बुलाते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट को, जो एक भूवैज्ञानिक और कौन है? पुरातत्वविद है, पूरा विशेषज्ञ है। और इनको काम सौंपते हैं। तो ये कहाँ जाते हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक जगह कौन सा? पल्लवरम। और पल्लवरम में क्या ढूंढते हैं? पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसको हस्त कुठार कहा जाता है, जिस बात को प्रमाणित करता है कि भारत में क्या था? वो पाषाण काल था। समझ में? और इनको क्या बोला जाता है भारत में? पाषाण काल के अनुसंधान करता। समझ में? तो ये जो समय है, मतलब ये जो स्थल है, ये कौन से काल से संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। समझ में? अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको ये पूछेगा पल्लवरम कौन से काल से संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल से। प्रागैतिहासिक कालीन स्थल पल्लवरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। क्या विशेषता है? तो तमिलनाडु में है। पहला क्या मिला था यहाँ से? साक्ष्य मिला था, जिसे हस्त कुठार कहा गया, पत्थर की कुल्हाड़ी। किसके द्वारा ढूंढा गया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा ढूंढा गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। अब जितना भी यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ये वाला पल्लवरम, तो आपको क्या पूछता है मेंस में? यहां से एक क्वेश्चन बनाकर पूछता है। क्या क्वेश्चन होता है कि प्रागैतिहासिक कालीन पल्लवरम का उल्लेख करें, या पाषाण कालीन स्थल पल्लवरम का उल्लेख करें। ये दिए। और जितना मैंने डेटा दिया है उसी को आधार बनाकर आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है। क्या करना होगा कि पल्लवरम प्रागैतिहासिक कालीन एक पुरातात्विक स्थल है कि नहीं? जहां से खोजबीन से साक्ष्य मिलते हैं, वो स्थान कैसे हो जाते हैं? पुरातात्विक। जैसे अगर छत्तीसगढ़ में बात करूं, जैसे तरीघाट खोजबीन किया गया, पाषाण काल, मतलब कुछ साक्ष्य मिलते हैं, तो वो क्या हो गया? पुरातात्विक। सिरपुर, सुने ना नाम सिरपुर का? सिरपुर जो है पूरा पुरातात्विक साक्ष्य है। तो पुरातात्विक जहां पर भी मिला पुरातत्व की जानकारी, वो क्या है? वो जाता है एक प्रकार का पुरातात्विक स्थल हो जाता है। तो पल्लवरम पाषाण कालीन एक पुरातात्विक स्थल है, जो वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। इस स्थल से पुरातत्व विशेषज्ञ रॉबर्ट ब्रूसफुट को पाषाणकालीन औजार या पत्थर की एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि भारत में भी पाषाणकालीन साक्ष्य उपलब्ध है, या पाषाणकालीन सभ्यता उपस्थित थी या उपलब्ध थी। समझ में? तो ऐसे ही क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाकर आपको मेंस में आंसर राइटिंग सीखना होता है। तो आंसर राइटिंग अलग से नहीं करते, ऐसे नहीं कि ये पूरा एक बना बुनाया मिल जाए। वो हर बार आप लिखो, लेकिन लिखने की कला आप सीख जाओगे तो हर बार आप अच्छा ही लिखोगे पिछले बार से। बस थोड़े शब्द आगे पीछे होते हैं, चलेगा, लेकिन जो आप बताना चाहते हो वो परफेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहां से? ये हो गया। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये जो पूरा समय है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले विशेषता, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है, और फिर उसके बाद स्थल की ओर चलेंगे। विशेषताओं में जैसे मैं बताने की कोशिश करूं, जैसे ये क्या होगा आपका? मानव विकास का पहला चरण, जहां पर मनुष्य जो है पूरी तरीके से शिकार और खाद्य संग्रहण पर निर्भर थे। इस समय तक आग की खोज हो चुकी थी, व्यक्ति इस समय खाना बदोश जीवन जीते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पशुओं का पालन प्रारंभ होगा, समाजीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मानव विकास का दूसरा चरण है, यहाँ पर औजार के आकार में थोड़ा सा बदलाव होगा। अब पहला चरण है तो औजार के आकार कैसे होंगे? बड़े होंगे, भारी होंगे, कोई निश्चित आकृति नहीं होगी। यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा, जैसे पहले के मोबाइल याद होंगे आपको, पहले मोबाइल बड़े बड़े होते थे, भारी होते थे, है ना? फेंक के मारो तो सर पे लग जाएगा। और आज गिर भी जाता था मोबाइल तो डर लगता था क्या पहले के मोबाइल में? नहीं। नोकिया मोबाइल 2-2 3-3 मंजिल से नीचे गिर जाता था, कुछ नहीं होता था। और आज यहीं से अगर नीचे गिर जाए तो उसके गिरने से पहले हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना? तो क्या हुआ बाद में? औजार हल्के होने लगे, धारदार होने लगे। इस कारण ये वाला जो है तो उसको सूक्ष्म पाषाण काल बोला जाता है। ये मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पशुपालन, फिर यहाँ क्या होने लगता है? कृषि कार्य होने लगता है। क्या होने लगता है? कृषि कार्य। तो ये चीज को हम लोग कल समझेंगे। समझ में आया क्या? लाइव क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना समझ में आया? क्लियर है इतना? इसी को कल हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये मान के चलिए पाषाण काल लगभग हो जाएगा हमारा कल। कोई दिक्कत तो नहीं है लाइव क्लास में? जितना पढ़े उसमें सही है? इस वाले का आप लोग फोटो खींच लेना ना। कल मिलते हैं ना, इसको आगे पढ़ेंगे।